स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज हम आपको द 12th मैन मूवी की पूरी कहानी सुनाएंगे। ये बात है सन 1940 की, जब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसी के दौरान हिटलर की सेना नॉर्वे पर हमला करके वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेती है। वहाँ के कई शहरों को जला दिया जाता है और कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और साथ ही में जर्मन सैनिकों द्वारा वहाँ के कई कीमती जगहों पर कब्जा कर लिया जाता है। अब इसके 3 साल बाद यानी कि सन 1943 में नॉर्वेजियन सोल्जर्स को स्कॉटलैंड में ट्रेंड किया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग ब्रिटिश आर्मी द्वारा करवाई जाती है। अब इन्हें यहाँ पर यह सिखाया जाता है कि इन्हें कैसे जर्मन आर्मी के मिलिट्री बेस और एयरफोर्स को तबाह करना है और इसके बाद ऑपरेशन रेड को पूरा करने के लिए 12 सोल्जर्स को चुना जाता है और अब इन्हें पूरे सामान के साथ अपना मिशन पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है। और इसके 3 महीने बाद इस मिशन से सिर्फ 1 सोल्जर ही वापस लौट पाता है और बाकी 11 सोल्जर्स को जर्मन सेना द्वारा मार दिया जाता है। और अब आगे की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे ये एक सोल्जर हिटलर की आर्मी से बचकर भाग कर आया और अपनी इस जर्नी में उसे किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इस कहानी में 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जब जर्मन सोल्जर्स इन 12 सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी बोट पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। और इसके बाद उनमें से 11 सोल्जर्स को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन इनमें से एक सोल्जर जिसका नाम जैन था, वो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगता है। और जब जर्मन सोल्जर्स उसे भागते हुए देखते हैं तो उसका पीछा करते हैं और पीछे से उस पर गोलियां भी चलाते हैं, जिसमें से एक गोली उसके पैर के अंगूठे पे लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है और साथ ही में उसके घायल अंगूठे से खून बह रहा होता है, जिसके फुटप्रिंट से वो जर्मन सोल्जर्स उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैन वहाँ पर कई सारे फुटप्रिंट्स बना देता है, जिसे देखकर जर्मन सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जैन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और अब कई घंटे चलने के बाद जैन को यहाँ पर रात हो जाती है और वह एक नदी के किनारे पहुँच जाता है, जिसका सारा पानी ठंड के कारण जम चुका है। जैन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसे जर्मन सोल्जर्स ने पकड़ लिया तो वह उसे एक दर्दनाक मौत देंगे, इसलिए वह अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर उस नदी के ठंडे पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे उसे पार करने की कोशिश करने लगता है। और वहीं जर्मन सोल्जर्स उसे ढूंढने के लिए फ्लेयर गन और टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। और अब जर्नल को भी ये लगता है कि जैन अब मर चुका है, क्योंकि इतने ठंडे पानी में सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक सुपीरियर ऑफिसर को देखते हैं जो उन पकड़े गए 11 सोल्जर से इन्वेस्टिगेशन करने आया है। और जब उसे पता चलता है कि उनमें से एक सोल्जर गायब है तो वह इसके बारे में जर्नल से पूछता है और जर्नल बताता है कि नदी जमने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कुर्ट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि जब तक हमें उसकी लाश नहीं मिल जाती हमें उसे ढूंढते रहना होगा। और वह उस पूरे एरिया को फिर से सर्च करने का ऑर्डर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है जो किसी तरह से नदी क्रॉस करके बाहर आ जाता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पूरे शरीर पर अब बर्फ जम चुकी है और ऐसी हालत में भी वह आगे बढ़ना जारी रखता है। और तभी उसे एक बोट दिखाई देती है जिस पर मौजूद कपल से वह मदद मांगने लगता है। और जैन की ऐसी हालत देखकर उनको जैन पर दया आ जाती है और वो लोग जैन को अपने घर ले जाते हैं। और वह महिला जैन को गर्म कपड़े देती है और साथ ही में उसके जख्मों पर दवाई भी लगाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ऑफिसर कृत को दिखाया जाता है जो उन 11 लोगों से 12th मैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो 11 सोल्जर्स अपना मुंह नहीं खोलते। और अब इसके बाद उन लोगों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और उन्हें बहुत ही कठोर यातनाएं दी जाती है। दरअसल कुर्ट ये जानता है कि कोई भी इंसान बर्फीले पानी में लगभग 20 मिनट तक सरवाइव कर सकता है और इसीलिए उसे 12th मैन के जिंदा होने का अंदेशा होता है। और इसके बाद वह खुद बर्फीले पानी में उतरता है और 20 मिनट सरवाइव करने के बाद उसे ये यकीन हो जाता है कि 12th मैन अभी भी जिंदा है। और वहीं जैन की हालत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है और वह लोकल्स लोगों की मदद लेकर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। और इस सफर में उसे कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। उसके चारों तरफ बर्फ से जमे हुए पहाड़ होते हैं और ये बर्फीली हवाएं उसका रास्ता रोकने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन जैन हार नहीं मानता। और तभी उसे एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर एक बूढ़ी महिला होती है। जब उसे पता चलता है कि जैन एक नॉर्वेजियन सोल्जर है तो वह उसकी मदद करती है, उसके जख्म पर पट्टी बांधती है और उसे एक आदमी का एड्रेस देती है जो इस मिशन में उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद जैन उस महिला का शुक्रिया अदा करता है और जर्मन सोल्जर से बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब कई दिनों का सफर तय करने के बाद जैन उस पते पर पहुंच जाता है जो उस बूढ़ी महिला ने उसे दिया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक कपल और उनकी एक बेटी से होती है
जैन उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताता है। तभी वह लेडी बताती है कि जिस हॉस्पिटल में उसके सभी साथियों को रखा गया है, उस हॉस्पिटल में उसकी एक फ्रेंड नर्स है, जिसने ये बताया है कि कई सोल्जर्स को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है और उनमें से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और ये सुनने के बाद जैन पूरी तरह से टूट जाता है और अपने साथियों को याद करके रोने लगता है। अब जैन ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से स्वीडन जाएगा, जहाँ जर्मन आर्मी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। और तभी वह छोटी बच्ची जैन के पास आती है और उसे एक मैप देती है और उसे स्वीडन जाने का रास्ता बताती है। और वहीं कृत को जब 12th मैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वह उन सभी नॉर्वेजियन सोल्जर्स को मरवा देता है। और तभी एक ऑफिसर कृत के पास आता है और वह उसे बताता है कि उसने हर जगह पर 12th मैन को ढूंढने की कोशिश की और घर घर जाकर ढूंढा, लेकिन 12th मैन उसे कहीं पर भी नहीं मिला। इसलिए अब उन्हें ये मान लेना चाहिए कि 12th मैन मर चुका है। और वह कृत से रिक्वेस्ट करता है कि हिटलर के पास जाने वाली रिपोर्ट में कि वह सभी 12 सोल्जर्स के मारे जाने की रिपोर्ट लिखे। लेकिन तभी कृत कहता है कि वह हिटलर से झूठ नहीं बोल सकता। और वहीं जैन को दिखाया जाता है जो एक फिशरमैन के घर पर पहुंच जाता है। जैन उस फिशरमैन से स्वीडन जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो फिशरमैन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो जैन को अपनी बोट में बिठाकर स्वीडन की दिशा में ले जाने लगता है। और इस फिशरमैन को मौजूदा हालातों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, इसलिए वह जैन को ऑफिसर कृत से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे हर तरफ ढूंढ रहा है। क्योंकि कृत का यह रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कोई भी प्रिजनर उसकी कैद से भाग नहीं पाया है। अब एक जगह पहुंचने के बाद वो फिशरमैन अपनी बोट को रोक देता है और जाने से पहले वह जैन को गर्म कपड़े और खाना और स्कीज देता है। और इसके बाद जैन उस बर्फीली पहाड़ियों से स्वीडन की तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें कृत को दिखाया जाता है, जो अब ये मान लेता है कि 12th मैन अब मर चुका है। इसलिए वह सभी 12 सोल्जर्स की मरने की रिपोर्ट तैयार करके हिटलर को भेज देता है। और वहीं दूसरी तरफ जैन स्की करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही वो एक गांव में एंटर करता है तो वहाँ पर कुछ जर्मन सोल्जर्स तैनात होते हैं। और जब जैन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। और तभी सुपीरियर जनरल कुर्त उसके पास आता है और जिसके बाद वो जैन को ताना मारकर कहता है कि वो सोचता था कि नॉर्वेजियन स्की करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन जैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और इसके बाद कुर्त को ये रियलाइज होता है कि कहीं ये भागा हुआ 12th मैन तो नहीं है और वह उसे जल्दी से वापस लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और जैन वहाँ से निकल गया होता है। वह तेजी से आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट आ जाता है जो उसके चारों तरफ मंडराने लगता है। अब इससे पहले कि जैन वहाँ से भाग पाता, वह एयरक्राफ्ट उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन इस हमले में जैन को कोई भी गोली नहीं लगती है और वह बचते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी गोलियों के चलने की वजह से वहाँ पर जमी हुई बर्फ नीचे गिरने लगती है और अचानक से वो एक बहुत बड़े एवलांच में बदल जाती है, जो जैन को अपने चपेट में ले लेती है। और जैन उस बर्फीली धुंध में कहीं पर खो जाता है। और जब जर्मन्स को जैन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता तो वह अपनी एयरक्राफ्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब कई घंटों बाद जब जैन को होश आता है तो वह अपने आप को बर्फ में दबा हुआ पाता है। वह किसी तरह से बर्फ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और चोट लगने की वजह से उसके शरीर से खून बह रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है और उसके हाथों के नाखून गिरने लगे हैं। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है और धीरे धीरे खिसकते हुए बर्फ से बाहर निकल आता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जनरल कृत को दिखाया जाता है, जिसे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि एवलांच में 12th मैन मारा जा चुका है। लेकिन कृत को अभी भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वह उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भेजता है। लेकिन जैन तब तक वहाँ से निकल चुका होता है और वहाँ सोल्जर्स को एक नक्शा और कुछ खाने की चीजें और टूटी हुई स्कीज मिलती है। और जब कृत को इसके बारे में पता चलता है तो वह जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उस जगह पर मौजूद आसपास के सभी घरों में तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। अब सोल्जर्स घर घर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते। और वहीं हमें जैन को दिखाया जाता है जो खुद को जिंदा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसका पूरा शरीर बर्फ से जम चुका है और उसके पैर भी अब लड़खड़ाने लगे हैं। लेकिन वह हार नहीं मानता और चलते चलते एक गाँव के नजदीक पहुँच जाता है। और जब मैरियस और गुडरोन जैन को आते हुए देखते हैं तो वे भागकर उसकी तरफ जाते हैं और उसे घर के अंदर ले आते हैं। अब वो लोग उसे गर्म कपड़े पहनाते हैं और उसका इलाज करते हैं और इसके बाद वे उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा देते हैं। अब जब जैन को एक हफ्ते बाद होश आता है तो वह काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है
और उसकी हालत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके पैर का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वह अभी चल नहीं पाएगा। और वहीं कृत का शक अब यकीन में बदल जाता है और वह जान चुका है कि 12th मैन अभी भी जिंदा है। और जिसके बाद कुछ सोल्जर्स मैरियस और गुडरोन से पूछताछ करने आते हैं, लेकिन मैरियस और गुडरोन उन्हें कुछ भी नहीं बताते। और जब जर्मन सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं तो गुडरोन अपने दोस्तों की मदद से जैन को एक स्लेज पर लिटा देता है और उसे वहां से ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देता है, जहां हिटलर की आर्मी उस तक ना पहुंच सके। गुडरोन कहता है कि हम जल्दी ही बॉर्डर पार करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और तब तक तुम्हें इसी जगह पर छुप कर रहना होगा और ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जैन यहाँ पर अकेला होता है। अब जैसे जैसे कुछ दिन बीतने लगते हैं तो वह अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है और उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। वह अपने सपने में जर्मन सोल्जर्स को देखता है जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वह कभी खुद को डांस करते हुए देखता है। अब जैन को इस जगह पर रहते हुए कई हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन वह देखता है कि उसकी पैर की उंगलियां अब काली पड़ने लगी है और इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस जगह पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। इसीलिए वह खुद को मजबूत करता है और जिन उंगलियों में गैंग्रीन फैल गया है वह उन उंगलियों को चाकू की मदद से काट देता है और जिसके बाद वह बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और दर्द से बेहोश हो जाता है। अब 9 दिन बीत जाने के बाद मैरियस कुछ लोगों के साथ उस जगह पर आता है और वो जैन को बताता है कि हमने तुम्हारे निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। और इसके बाद वो लोग जैन को एक स्लेज पर लिटाते हैं और कुछ रस्सियों की मदद से खींचकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। जब मैरियस और उसके साथी जैन को यहाँ से ले जाने लगते हैं तो जर्मन आर्मी का एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग जैन को एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा देते हैं। और तभी मैरियस जैन को बताता है कि जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए कुछ लोग आएंगे जो स्वीडन के बॉर्डर को क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब उस पत्थर के नीचे इंतजार करते हुए जैन को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। और रात को तापमान भी यहाँ पर -20 डिग्री तक पहुँच जाता है और उसके आसपास बर्फ जमने लगती है। और अब जैन को भी ये लगने लगता है कि यहाँ पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला और अब उसकी हिम्मत भी टूटने लगती है। और वहीं मैरियस और गुडरोन ये बात कर रहे होते हैं कि शायद अब तक जैन ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा। और तभी यहाँ पर एक शख्स आता है जो कुछ दिन पहले जैन को स्वीडन का बॉर्डर क्रॉस कराने वाला था। और वह आदमी कहता है कि मैंने जैन को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। और इसके बाद मैरियस को ये एहसास होता है कि शायद वह जैन को किसी गलत पत्थर के नीचे छिपाए हैं। और ये सुनकर गुडरिन काफी घबरा जाती है और मैरियस अपनी एक नर्स दोस्त के साथ जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वह लोग जब पहाड़ी पर पहुंचकर जैन को देखते हैं तो जैन अब तक पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका होता है। और इसके बाद वह लोग जल्दी से वहां पर जमी बर्फ को हटाते हैं और देखते हैं कि जैन के शरीर में कोई भी हलचल नहीं है और उसे देखकर ये लगता है कि वह मर चुका है। और इसके बाद जैन के शरीर में कुछ हलचल होती है और यह देखकर मैरियस उसे जल्दी से बर्फ से बाहर निकालता है और उसे पीने के लिए गर्म सूप देता है। मैरियस कहता है कि उसे कुछ घंटों का और इंतजार करना है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से उसे यहाँ से ले जाएंगे। और इसके बाद मैरियस वापस गाँव में लौट आता है और गुडरिन को बताता है कि जैन अभी भी जिंदा है। और इसके बाद कुछ लोग जैन के पास पहुंच जाते हैं जो उसे एक स्लेज पर लिटाकर स्वीडन की बॉर्डर की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन जैन अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और रात होने के बाद वहां पर काफी ज्यादा बर्फीली हवाएं भी चलने लगती है, जिसकी वजह से जैन वहां पर बेहोश हो जाता है। और जब वह जागता है तो वह अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है। अब उन लोगों का ग्रुप लीडर बताता है कि आगे जर्मन्स का कड़ा पहरा है, इसीलिए वो लोग अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। और जैन अब उस पर गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि मैं अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और अगर मैं मर गया तो मेरे पास जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी नॉर्वे तक नहीं पहुँच पाएगी। जिस पर ग्रुप लीडर कहता है कि हम जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तब तक हमें इसी जगह पर इंतजार करना होगा। अब उस गुफा के अंदर जैन को 6 दिन बीत जाते हैं और उसके पैर का इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब गैंग्रीन रोकने के लिए डॉक्टर उसके पैर के इन्फेक्शन को काट देता है और वहाँ उसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। और जब जैन की हालत कुछ अच्छी हो जाती है तो वह लोग जैन को बॉर्डर क्रॉस कराने का डिसीजन लेते हैं और इसके बाद वो जैन को एक स्लेज पर लेटाकर बॉर्डर की तरफ ले जाने लगते हैं। अब प्लान के मुताबिक वो लोग बॉर्डर के पास पहुँच जाते हैं जहाँ हजारों की तादाद में रेंडियर मौजूद होते हैं और यहाँ पर जर्मन्स की एक चेक पोस्ट भी होती है, जिससे बचने के लिए जैन की स्लेज को वह एक रेंडियर से बांध देते हैं और उन रेंडियर्स को स्वीडन की बॉर्डर की तरफ रवाना कर देते हैं। और जब रेंडियर वहां से गुजरते हैं तो उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, इसलिए जर्मन सोल्जर्स जैन को नहीं देख पाते और अब जैन बॉर्डर के नजदीक जाने लगता है। लेकिन तभी स्लेज की रस्सी खुल जाती है और इस भयानक एक्सीडेंट में जैन की स्लेज पलट जाती है।
जिसमें जैन को काफी गंभीर चोटें आती हैं और अब जर्मन सोल्जर्स भी उसे देख लेते हैं। अब इससे पहले कि वह गोली चलाते, जैन हाथों से घसीटते हुए उस स्लेज को एक पत्थर के पीछे ले जाता है, जिसके बाद जर्मन्स भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैन का यह प्रण था कि अगर वह पकड़ा भी गया तो वह जर्मन्स की गोली से नहीं मरेगा, इसलिए वह खुद को शूट करने के लिए अपनी गन को बाहर निकालता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। जो रेंडियर उसे यहाँ पर खींच कर लाया था वह अपने आप ही उसके पास आ जाता है और इसके बाद वो रस्सी को मजबूती से बांधता है और एक हवा में फायर करता है और जो रेंडियर होता है वो पूरी तेजी के साथ बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगता है। जर्मन सोल्जर्स लगातार उस पर फायरिंग करते हैं लेकिन उनकी एक भी गोली जैन को छू भी नहीं पाती और अंत में वह स्वीडन की सीमा में पहुंच जाता है, जो जैन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और जैन अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है। अब जर्मन सोल्जर्स क्रुत को फोन करके बताते हैं कि 12th मैन उनसे बचकर भागने में कामयाब हो गया है और जब क्रुत ये सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब क्रुत किसी कैदी को पकड़ने में नाकामयाब हुआ था। और अब कहानी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जैन अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। हालांकि इस मिशन में वह अपने पैरों की उंगलियां गवा चुका है। अब वह आगे आता है और उसके हाथ में जो काफी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है वह जर्नल को सौंप देता है। अब जैन सबकी नजरों में एक रियल हीरो बन चुका था, जो जर्मन सोल्जर से बचते हुए खुफिया जानकारी लाने में कामयाब हुआ था। और इसके बाद सन 1945 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है और सन 1947 में क्रुत को मौत की सजा दी जाती है। और वहीं मार्टिन ने शादी कर ली है और उसके 5 बच्चे हुए और गुडरिन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी से रहने लगती है। और जैन को नॉर्वे के बिहेवरी अवार्ड के साथ कई और भी अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। लेकिन जैन ने इस सब का क्रेडिट उन लोगों को दिया जिन लोगों ने इस मिशन में उसकी मदद की थी, यहाँ तक कि उस रेंडियर को भी जिसने उसको बॉर्डर क्रॉस करवाया। नॉर्वे अब आजाद हो चुका था और जैन ने अपनी बची हुई जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया और इसके बाद सन 1988 में उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी द 12th मैन मूवी की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।